So hello and welcome class 10th. In this video we are going to talk about reflection of light. See, from NCERT book there are two chapters that will be coming in your term 1 examination, board examination. That is chapter light and human eye in the colorful world. But in the reference book it has been divided into three chapters: reflection of light, refraction of light and the human eye. So there are three chapters that we have to cover from now on. Okay, so as I have already discussed you in the live class that we had in the previous session, that light is a form of energy, है ना. Introduction part I have already explained you, but little bit I will talk about here in this video also. So basically we had to start from the laws of reflection, but I'll just go through each and every line just for revision purpose. So light is a form of energy. Light is needed to see things around us. See, अगर लाइट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, कहीं से लाइट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, राइट. वी विल नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. We are able to see the beautiful world around us because of light. We can read a book, see pictures in a magazines and watch televisions and movies due to the existence of light. And it is light which makes us see our image in a looking mirror. समझ रहे हैं, ये लाइट ही है जिसके कारण आप अपने रिफ्लेक्शन देख पाते हो मिरर में, ठीक है, कि आप कैसे लग रहे हो, आपके बाल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हो. सो बिकॉज ऑफ लाइट ही देख पा रहे हो आप. वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज़. हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़, क्योंकि हमारी जो आई होती है वो लाइट को सेंसिटिव होती है. तो लाइट हल्की सी भी हमारे आँखों पे पड़ेगी तो हमें चीज़ें दिखने लगती है, विजिबल हो जाती हैं. सी, दो वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स अराउंड अस विथ आवर आइज़, बट आइज़ अलोन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट. मतलब केवल आँख ही ऑब्जेक्ट नहीं देख सकती. वी ऑल्सो नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज सन, है ना. बट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि आपके घरों में बल्ब लगा होगा, एलईडी बल्ब्स लगे होंगे, ट्यूब लाइट्स लगी होंगी, है ना, वो सारे क्या हो गई, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट्स. तो सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है हमें चीज़ों को विजिबल बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी चीज़ डार्क रूम में अगर हम जाएंगे ना, कोई बहुत डार्क रूम है, वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, है ना. हम चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख सकते. बट इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हल्की सी भी डार्क रूम में लाइट आ गई तो लाइट क्या होता है, लाइट आकर के पड़ती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर. अब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जाती है, जैसा कि फिगर नंबर 2 में आपको बी वाले फिगर में दिख रहा होगा या फिर ए वाले फिगर में दिख रहा होगा. तो सोर्स ऑफ लाइट जैसे ही ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में पड़ती है, जिसके कारण, जिसके वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, वो चीज़ हमें विजिबल होती हैं. इज़ इट क्लियर? सो बस यहाँ पे वही चीज़ थी. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज़ दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. यानी कि लाइट जो है पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ के फिर रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आती है, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है. दिस लाइट मे बी एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और मे बी रिफ्लेक्टेड बैक. यानी कि देखो, जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट हमने ऑन करी तो आप देख पाते हो कि हाँ ट्यूबलाइट दिख रही है आपको. क्यों? क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट है, उसको आप देख सकते हो. या फिर ट्यूबलाइट की वजह से जो भी चीज़ें विजिबल हुई डार्क रूम में, जैसे टेबल, चेयर, बेड, कुछ भी, बुक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये रिफ्लेक्ट होकर के आपको दिख रही हैं. समझ में आ रही है बात? लाइट की वजह से ही, लाइट रिफ्लेक्ट करी इसलिए वजह से दिख रहा है. तो लाइट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड. इस चीज़ को आप दिमाग में रखे रहना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सन गिव्स अस लाइट. वी कैन सी द सन बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंटर्स आवर आइज. क्योंकि जो सन से लाइट निकल करके आ रही है वो हमारी आंखों में जा रही है, तो हम सन को देख पा रहे हैं, ठीक है. और सनलाइट की वजह से हम बाकी चीज़ों को भी देख पा रहे हैं, जिस पर कि देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, फायर हो गया, एट्सेट्रा.
इनकी खुद की अपनी लाइट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, ल्यूमिनस इन्वर्टर नहीं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सो वी कैन सी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लाइट एमिटेड बाय देम। हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट एमिट करते हैं वो। ठीक है, दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल इन नंबर बट दे हेल्प अस टू सी द लार्ज वेराइटी ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गए? जैसे कि जिनके पास खुद की अपनी लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस हो गए। फॉर एग्जांपल आपका बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, है ना, उनकी खुद की लाइट नहीं है। इवन सोर्स ऑफ लाइट आपका मोबाइल का फ्लैश भी बन सकता है, वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपका फ़ोन सोर्स ऑफ लाइट है ना, टॉर्च आप अगर ऑन करते हो उसका तो ओके। तो ये तो आज के ज़माने की बात हो गई, बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो अब थोड़ा सा हम इस चीज़ों को समझते हैं। द ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लावर, चेयर और टेबल एट्सेट्रा डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट वी कैन सी देम बाय लाइट विच दे रिफ्लेक्ट। हम उनको कैसे देख पाते हैं? क्योंकि लाइट जब उन पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हम उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी ही होगी, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे, है ना। ओके, सो ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नाउ दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर। अभी हम बात करेंगे स्कैटर क्या होता है। स्कैटर का मतलब लाइट का फैलना, रिफ्लेक्ट का मतलब लाइट का वापस जाना। ओके, द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था क्या होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग को याद रखनी होगी, इवन द मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून जो है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई? जो कहते हैं ना चांद की रोशनी, वो एक्चुअली में चांद की रोशनी नहीं होती है, वो सनलाइट मून पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से लगता है कि मून लाइट दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं है ना। ओके, नाउ फ्रॉम द अबव डिस्कशन हमने क्या कंक्लूड किया? दैट द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन। हमारे अंदर आँखों में सेंसेशन ऑफ साइट लाती है लाइट। सेंसेशन ऑफ साइट, साइट का मतलब दिखना, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बात हमेशा याद रखना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो लाइट बेंड भी करती है, बट 10th में जब आप हो तब तक आपको यही देखना है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो लाइट की एक और फिनोमिना होता है लाइट का, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन, जिसमें कि लाइट जो है एजेस के अराउंड, एजेस मतलब कि कोने के अराउंड बेंड हो जाती है, बट वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। एक डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। तो उसमें एक डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। वो वेव प्रॉपर्टी डिफाइन करती है लाइट की। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना। बिल्कुल, जैसे बॉक्स, पेंसिल बॉक्स हो गया आपका, ठीक है, हार्ड वाला, टिफ़िन बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स, ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट है। आपका बैग हो गया, स्कूल बैग, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके हाथों में जो पेंसिल है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। रबर, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें ओपेक ऑब्जेक्ट हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। दिस इज़ बिकॉज इफ लाइट कुड बेंड ईजिली एंड गो बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट देयर देन नो शेडो शुड बी फॉर्म। देखो, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है क्योंकि शेडो फॉर्म करती है। अगर शेडो नहीं फॉर्म कर रही होती इसका मतलब वो एजेस के अराउंड बेंड कर रही है, जो कि डिफ्रैक्शन में होता है, बट शेडो छोटी होती है उसमें। वो हायर क्लासेस की बात है। अभी के लिए हमको यही ध्यान है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रीज़न क्योंकि शेडो वेडो बनता है, तो आप ये लिख सकते हो उसमें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल आपसे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट? देयर आर टू थ्योरीज, दो थ्योरी हैं अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। पहली है वेव थ्योरी, दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। तो पहले हम वेव थ्योरी को देखते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी। अब आप सोच रहे होगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है।
बेटा ये एक तरीके की ऐसी वेव होती है, क्लास 9th में साउंड चैप्टर में वेव्स के बारे में डिस्कस किया गया था, बट वो पिछले साल डिलीटेड था तो हमने वो, आप लोग वो नहीं पढ़ पाए हो, बट कोई बात नहीं। एक तरीके की वेव होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में होती है, तो मिला करके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है। तो लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ में आ रही है बात? विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम, जिसको कि कोई मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, प्रोपेगेशन मतलब कि चलना, जैसे जब हम चलते हैं उसको वॉकिंग बोलते हैं, जब वेव चलती है उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है, जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है उसको हम प्रोपेगेशन वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो हमने ये बात करी। अब आप सोच रहे होगे सर मटेरियल मीडियम का मतलब क्या होता है? सी, जो हमारी सनलाइट है और अर्थ के बीच में स्पेस है। अब स्पेस में क्या है? मीडियम नहीं है। मीडियम का मतलब क्या है? जैसे कि अगर वाटर में आप आ गए तो वाटर बिकम्स द मीडियम। अभी आप अपने रूम में बैठे हो, पढ़ रहे होगे, कहीं भी बैठ के आप वीडियो देख रहे होगे, तो वहाँ पे जो आपके आसपास अराउंड में एयर है ना, दैट इज़ अ मीडियम, वो भी एक तरीके का मीडियम है। बट हमारे स्पेस में क्या होता है? वैक्यूम होता है, मतलब एयर भी नहीं होता वहाँ पे, सांस नहीं ले सकते वहाँ पे। ठीक है, तो फिर भी हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट है, सन से ट्रैवल करके अर्थ तक पहुँच जा रही है। यानी कि लाइट को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अनलाइक साउंड, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड भी एक तरीके की वेव है, उसको लेकिन मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आपका, हम हवा निकाल लें ना, किसी एक कमरे से बिल्कुल हवा निकाल लिया, वैक्यूम बना दिया, मतलब जहाँ से हवा भी निकल जाए उसको बोलते हैं वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम में हम कुछ बोलेंगे ना सुनाई नहीं देता। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अब ये वेवलेंथ क्या होता है? आप ये समझो कि वेव की लेंथ होती है। ठीक है, कितनी बड़ी वेव है वो वेवलेंथ होती है। 9th में साउंड चैप्टर में ये भी चीज़ थी, वेवलेंथ के बारे में फ्रीक्वेंसी बताई गई थी, वेवलेंथ बताया गया था। कोई बात नहीं, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा। तो वेवलेंथ जो होती है, अभी के लिए बस दिमाग में डाल लो कि वेवलेंथ कुछ होता है, वेव की लेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यानी कि देखो, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें दिखते हैं सिर्फ विजिबल वाले। ऐसे तो इनविजिबल भी होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज आप देख नहीं सकते हो। विजिबल आप देख सकते हो। विजिबल में यानी कि विबग्योर, ये जो विबग्योर यानी कि अभी आगे जानोगे, ये वॉयलेट, इंडिगो, आपने क्लास 8th वगैरह में साइंस में पढ़ा है ये चीज़। तो विबग्योर को आप देख सकते हो, कलर्स लाइट है ना, वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, और उसी से विबग्योर बना है। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, इसी तरीके से विबग्योर एंड सो ऑन। ओके, सो विजिबल लाइट वेव्स इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट की वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ये जो वेवलेंथ मैंने पहले बताया था, लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। देखो 4 × 10⁻⁻7 बहुत ही छोटी है कि नहीं है? टू 8 × 10⁻⁻7 की रेंज में होती है। ये विजिबल लाइट की आपकी वेवलेंथ की रेंज है। अब बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेव्स इज़ वेरी हाई, बहुत हाई होता है। कितना पता है? उसका स्पीड होता है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में अगर हम बात करें तो। ठीक है, वैक्यूम में ये स्पीड होती है लाइट की। पानी में डिफरेंट हो जाती है, और मीडियम पे डिफरेंट करता है, स्पीड डिफर करती है। ये तो वेव प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली। ठीक है, लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो हमने वेव नेचर की बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं पार्टिकल नेचर की। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ पार्टिकल विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। ये पार्टिकल क्या है? इस पार्टिकल को बोला जाता है फोटोन। ना ही ये इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है, ये ना ही एटम है, ये फोटोन है, ये अलग पार्टिकल होता है। ठीक है, एक फोटोन एक अलग पार्टिकल होता है जो कि लाइट में पाया जाता है। ओके, तो लाइट जो है ना पैकेट्स के फॉर्म में आती है, उसी पैकेट्स में ढेर सारे फोटॉन्स होते हैं। ओके, नाउ सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ़ द लाइट इज़ कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ वेव्स, वेयर एज कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक्सप्लेन किए जा सकते हैं अगर हम एज्यूम करें कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर से बना हुआ है। ठीक है, तो लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि वेव, अगर हम कंसिडर करें लाइट को वेव की तरह, तब हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लाइट के कुछ ऐसे भी फिनोमिना हैं जो कि आपके पार्टिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और हम पार्टिकल अगर कंसिडर करेंगे लाइट को, तो ही हम उस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वेव के फिनोमिना क्या हैं और पार्टिकल के फिनोमिना क्या हैं? वेव के फिनोमिना आपका होता है, मैं 3 चीज़ का नाम लूँगा, आप लोग रट लेना उस चीज़ को।
पहला होता है आपका डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है पोलराइजेशन, तीसरा होता है इंटरफेरेंस। ये 3 फिनोमिना ऐसे हैं जो कि आपके लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करते हैं। और ऑन द अदर हैंड 2 फिनोमिना ऐसे हैं, 2-3 फिनोमिना जो कि पार्टिकल नेचर को आपके डिफाइन करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया और शेडो हो गया। रिफ्लेक्शन में लाइट स्ट्रेट अप वापस चली जाती है किसी एंगल से। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। और शेडो तो आप जानते ही हो। ओके, तो अब आप लोग को समझ में आ गया। तो इसी के कारण जो फिजिसिस्ट है या फिर हम लोग जो भी स्टडी करते हैं, हमने मान लिया है कि लाइट जो है डुअल नेचर की है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। किसी एक को नहीं हमने कंसिडर किया कि वेव ही कंसिडर कर लें या पार्टिकल ही कंसिडर कर लें। हम सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को कंसिडर कर लेंगे। तो अभी के लिए हम क्या मान के चलते हैं, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, डबल नेचर होता है उसका, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी वेव की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी पार्टिकल की। ओके, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर में ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्शन हर एक ऑब्जेक्ट करता है, हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है, हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट अगर पड़ेगी उस पर तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्शन तो हर जगह आएगा। अब बात कर लें थोड़ा सा आगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ शोन इन फिगर नंबर 3। तो फिगर नंबर 3 आपको राइट में दिख रहा होगा, जहाँ पे मिरर है और लाइट रे ए से निकल करके आ रही है ना, ओ पे जा रही है। ओ मिरर जहाँ पे वहाँ ओ है, और इसको थोड़ा मैं जूम करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बच्चों कि ए पॉइंट से लाइट आपकी इधर आई ओ पे, और फिर ओ से वापस होके बी तक चली गई। तो ए से ओ, फिर ओ से बी, तो एक आपका अगर लाइन सेगमेंट मान लो तो ए ओ हो गया और ओ बी हो गया। तो ये जो ए ओ होता है बेटा, जो लाइट की रे ओ ए ओ होता है, ये डायरेक्ट कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम सोर्स। भाई सोर्स से ही आ रही है ना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम सोर्स। अब सोर्स क्या होता है? सन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, जो भी आपका लाइट सोर्स होगा। इस रे ऑफ लाइट को, अच्छा ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन को हम बोलते हैं रे, ठीक है, रे ऑफ लाइट। अगर बहुत सारी लाइन एक साथ आ गई 3-4, तो ढेर सारी रेज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट है और ये रे ऑफ लाइट है। हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट की यहाँ पे। तो ये जो रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है, सोर्स से निकल करके आ रही है, इस रे ऑफ लाइट को एक नाम बोला जाता है जिसको कि हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। स्पेलिंग आप देख सकते हो बुक से, ठीक है। और उसके बाद जो ओ से बी लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। इस चीज़ को आप अपने रफ कॉपी में, नोट्स कॉपी में बना सकते हो। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? हटाएं इसको। ओके, नाउ नहीं क्लियर हुआ, दोबारा से रिवाइंड करके 1 मिनट पीछे जाके फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, तो यहाँ पे वही चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। फ़िलहाल के लिए एक प्लेन मिरर को इतना रिफ्लेक्टन बनाता कौन है? देखो हमारे पास ना, जब हम डायग्राम बनाते हैं कॉपी पे, तो हम एक लाइन बनाते हैं। प्लेन मिरर जब हमको शो करना पड़ेगा ना, अब से आप जब बनाओगे तो आप एक लाइन खींचोगे और लाइन के एक तरफ ऐसे ऐसे डैश डैश दिखाओगे। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है भाई? इट इज़ द सिंबल दैट इज़ यूज्ड फॉर प्लेन मिरर। इट इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, मैं प्लेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के स्फेरिकल मिरर्स भी आएंगे। तो प्लेन मिरर, जिसमें कि जो आपकी ये वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड साइड। कौन सी साइड बोलते हैं इसको? पॉलिश्ड साइड बोलते हैं। और जो आपकी ये वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग साइड। यानी कि लाइट अगर आएगी इधर से ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। और कोई भी रे ऑफ लाइट आप बनाओगे
तो उसमें एरो जरूर लगाना कि लाइट किधर से किधर को आ रही, पता तो चले। पता चला आपने सिंगल ऐसे लाइन बना दिया और बोल रहे हो कि ये रे ऑफ लाइट है, तो वो कट हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग दिमाग में बैठा लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, हमेशा याद रखना इस चैप्टर में। नो एरो यानी कि नो मार्क्स, एरो नहीं लगा रे में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर डायग्राम का ही खेल है। इज़ इट क्लियर नाउ? अब आपको ये समझ में आ गया कि मिरर को बनाते कैसे हैं। देखो फिगर नंबर 4 में बी पार्ट को देखो कैसे है ना। अब ये जो मिरर है इसको रिफ्लेक्शन मतलब इसको रिफ्लेक्टर क्यों कहते हैं, क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? पहली बात तो मिरर किससे मिलकर बना होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास नॉर्मल इस तरीके का एक मान लो शीट है ग्लास की, वो अभी ट्रांसपेरेंट है। अब हमको इसको मिरर बनाना है, क्या करेंगे? हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे। क्या करेंगे? हम जो है सिल्वर की ऐसे ऐसे पूरी पॉलिश कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। तो जिधर साइड कोटिंग करेंगे वो वाली साइड हमारी पॉलिश साइड हो जाएगी, बट उसके जो अपोजिट होगा अब वहाँ पे सिल्वर के कारण वो रिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा हमको, वो मिरर बन चुका होगा, ठीक है, अपोजिट साइड वाला। अब सिल्वर इज़ द परफेक्ट या फिर सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट वही सरफेस होता है जो कि स्मूथ होता है। रफ सरफेस भी रिफ्लेक्शन देता है, बट रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सर्फेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड एंड डल सर्फेसेस। समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम एक्सप्लेन ज़्यादा, इसमें जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा, मैंने छोटे सेंटेंसेस में आपको समझा दिया है। नाउ सिल्वर मेटल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर प्लेन शीट, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया ना, एक अगर लाइन है तो रे ऑफ लाइट और ढेर सारी है तो बंडल ऑफ लाइट रेज मीन्स बीम ऑफ लाइट, ये भी मैंने बता दिया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि आप लोग को याद रखना है, और मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम करूँगा, अब मैं आपको समझाऊँगा। अब अपने फ़ोन को ना थोड़ा सा लैंडस्केप वे में ले लो, जिधर से ये सीधा दिखे आपको। अब हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था, क्या क्या बताया था मैंने? हमने जो बताया था वो आपको बताया था कि हमारे पास है, एक तो ये इंसिडेंट रे के बारे में मैंने बात कर ली, और मैंने रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर ली, ठीक है। हमारे पास बचा क्या क्या? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, प्लेन मिरर क्या है ये भी हमने देख लिया है। तो यहाँ पे 3 चीज़ हमने पढ़ ली है, बट जो 4 चीज़ है वो हमें नहीं पता। तो एक बात हमेशा याद रखना, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है और सरफेस से टकराती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पे इंसिडेंट लाइट आकर के फॉल करती है। देखो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे आके यहाँ पे फॉल करी ना। चलो अब भैया ये नॉर्मल क्या होता है? ये जो नॉर्मल है ये जो है सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको हम इमेजिन करते हैं अपनी स्टडी में। ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर होता है दोनों, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? कैसे परपेंडिकुलर? चलो भाई अगर समझ में आ गया तो उसको हम मिटा देते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल रे होती है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, रे नहीं बोलते, नॉर्मल। इमेजिनरी होता है ये, ठीक है। चलो हमारे समझने के लिए इसको बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन होती है द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल, इसीलिए हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता चल सके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज़ द एंगल दैट एन इंसिडेंट रे इज़ मेकिंग विथ नॉर्मल, यानी कि ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल, दिस इज़ एंगल आई,
इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम बोल देंगे एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि सोचते हैं ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो कि प्लेन मिरर के साथ इंसिडेंट रे बनाती है। नहीं, वो एंगल डिफरेंट है, दिस इज़ डिफरेंट एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम नहीं बोलते, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये नहीं है, ये है। समझ में आ गई बात? इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको 1 मिनट रिवाइंड करके देख लो, फिर से क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है, बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अभी तो हम टफ़ वाले पार्ट में घुसे भी नहीं है, और जो कि टफ़ है भी नहीं उसको हम ईजी बनाना मेरा काम है, ठीक है। तो जब बस उतना करते जाओ इतना मैं बोलता जाऊँ। अब देखो यहाँ पे जितने बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं ना, मैं सब पढ़ूंगा, आप लोग को पहले से वो चीज़ें आती होंगी। अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, पता है आप लोगों को। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी पता हो गया आप लोगों को। द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ये भी मालूम हो गया आप लोगों को। द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी पता है आप लोगों को। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी मालूम है आप लोगों को। और आखिरी बचता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी पता है आप लोगों को। अब जो मेन हमारा, ये तो रिवीजन हो गया हमारा पिछले क्लास का। अब जो मेन हमें पढ़ना था इस पूरे वीडियो में, वो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, लॉ का मतलब होता है कानून, जैसे लॉज ऑफ मोशन थे वैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के कुछ 2 लॉज हैं जिसको कि हमको फॉलो करना है। लॉ मतलब कानून जिसको हम फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा ही होता है ना, अगर जो लॉ बना हुआ है उसके अगर आप एंटी लॉ कुछ करोगे, मतलब लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ करोगे, तो आपको क्रिमिनल माना जाता है। वैसे ही फिज़िक्स में भी है, अगर लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमारा काम सही नहीं होता, गलत माना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमारा? पहला जो लॉ है, कानून, वो है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है ना, यानी कि एक ही सरफेस ऑफ मिरर पे लाई कर रहा है कि नहीं? देखो, है ना, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है ना। तो ये आपका क्या है? एक सत्य है, एक लॉ है जिसको कि मानना ही मानना है। ये किसी बड़े बुजुर्ग फिजिसिस्ट ने दिया था, जिसको कि हम पालन करते चले आ रहे हैं, कानून का पालन, ठीक है। वही हमें यहाँ भी करना है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बात को भी हमें याद रखना है कि क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी कि अगर हमारा एंगल आर 50 डिग्री है तो एंगल आई भी 50 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 40 डिग्री है तो एंगल आर भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ अगर पूछा जाएगा तो कर लेना। एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ बन के आता है, क्या होगा अगर हम लाइट को इंसिडेंट जो है, मतलब और किसी एंगल पे करा रहे हैं तो ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसे करा रहे हो तो ठीक है, ऐसे करा रहे हो तो ठीक है। अगर क्या हो कि नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट अगर हम फॉल कराएं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो क्या होगा? तो उस केस में रिफ्लेक्शन जो होगा वो बिना किसी एंगल जीरो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो। क्यों? इसको आप ड्रॉ करो, नॉर्मल से इंसिडेंट रे को डालो, तो भाई नॉर्मल से इंसिडेंट रे को डालोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है। अब नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच तो कुछ भी स्पेस नहीं बचा, मतलब ज़ीरो एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो लाइट की रे हमारी वैसे की वैसी वापस चली जाएगी बिना किसी एंगल में, मतलब जैसे पड़ी है वैसे ही वापस चली जाएगी। ऐसे मतलब आगे गई, आगे जाने को मैंने ऐसे दिखाया और दूसरे कलर से मैं दिखाऊँ तो ये ऐसे ही पीछे आ जाएगी, समझ गए? तो पिंक वाली इंसिडेंट रे और रेड वाली रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? जब बिल्कुल नॉर्मल से हम इंसिडेंट कराएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, दिमाग में घुस भी गया होगा। नाउ तो वही है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये सिचुएशन होगी जो फिगर नंबर 8 दिखा रहा है आपको। ओके,
A ray of light which is incident normally on a mirror is reflected back along the same path, bla bla bla, ये सारी चीज़ें तो आप लोग को आ ही गई हैं. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर. जो लॉ कानून है हमारा, जो लॉ है वो सारे मिरर पे अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन होगा चाहे वो स्फेरिकल होगा. स्फेरिकल मिरर में दो तरीके के पढ़ेंगे हम, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. चम्मच देखा है, चम्मच की एक साइड कॉनकेव होती है, एक साइड कॉन्वेक्स होती है. समझ आएगा, अभी जो उस पर जाएंगे हम तो बताएंगे. अब बात कर लेते हैं हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की. पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम ऑफ वन डायरेक्शन. ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे होता है, क्या होता है एक्चुअली में रेगुलर रिफ्लेक्शन. डायग्राम देखोगे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. तो फिगर नंबर 9 और 10 में जल्दी से देख लो. फिगर नंबर 9 और 10 पेज नंबर 167. चलो फिगर नंबर 9 में क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं. चार रेज ऑफ लाइट मिला के बीम ऑफ लाइट हो गई. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये आई यहाँ पे, फॉल करी एक मिरर पे, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल है. तो दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. लेकिन आप देखो फिगर नंबर 10 में क्या हो रहा है. इंसिडेंट तो अभी भी पैरेलल ही हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो देखो इर्रेगुलर सरफेस के कारण अलग अलग जगह डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गए. तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपस में पैरेलल नहीं है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ सो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सर्फेसेज लाइक प्लेन मिरर ऑफ हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस. फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एक्सप्लेन बिलो. ओके ओके ओके, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा. अब डिफ्यूज़ में क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया. जैसे कि आपका डिफ्यूज़ का एग्जांपल कार्डबोर्ड, टेबल, वुड, ये हो गया. तो बस यही था, डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है फ़िलहाल के लिए. आप रीड तो करोगे ही, रीड करोगे क्लियर हो जाएगा. बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है. इन द स्टडी ऑफ लाइट द टर्म ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग. ऑब्जेक्ट की एक स्पेशल मीनिंग होती है. एनीथिंग विच गिव्स यू लाइट रेज ईदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ पे अगर लाइट पड़ी वो आपको दिख रहा है, मतलब आपके लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया. समझ में आ गई बात. अ बल्ब, अ कैंडल, अ पिन हेड, एन एरो, आवर फेस और अ ट्री आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी ऑफ लाइट. ठीक है. द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिसको कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है. इन ड्राइंग द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस वी यूज़ बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. जैसा कि हमें कन्वीनियंस लगता है हम दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रे डायग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं. इन रे डायग्राम्स द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और अ पिन हेड आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट. तो रे डायग्राम में हम पॉइंट साइज जो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो कि थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉइंटिंग अपवर्ड्स होगा, यानी कि ऐसा कुछ एरो, ऐसा. ठीक है, बिल्कुल सीधा ऊपर. ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई. इस वीडियो को पार्ट में देखना. ठीक है, पार्ट में मतलब कि बोर हो जाओगे एक बार में देखोगे तो. अगर एक बार में देख सकते हो, लगन है पढ़ने की, तो इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, देख लोगे. इंटरेस्ट नहीं है, गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, कहीं और इंटरेस्ट जा रहा है, या फिर इंस्टाग्राम खोलना है, रील बनाने हैं, तो अलग बात है. तो आप 5-5 मिनट करके देख लेना, बट ऐसे कुछ आने वाला है नहीं. एक साथ देखोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा. अल्टीमेटली एग्ज़ाम नवंबर में आपको देना है, मुझे नहीं. सो बी केयरफुल विद एवरी एक्शंस, और अपने नोट्स यहाँ तक बना करके मुझे भेज देना इस चैप्टर के. नाउ सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई. व्हेन वी लुक इनटू द मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट.
तो जब हम मिरर में देखते हैं ना तो हमें एक्चुअली में अपना फेस दिखता है, तो वो इमेज होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, अब आप सोच रहे हो सर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी हो गई और इमेज क्या होगी, जो शीशे के उस पार हमें दिख रही है, समझ गए। वाइल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल वी सी द इमेजेस ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑन द सिनेमा स्क्रीन, देखते हैं ना, तो वो इमेज है ना कि ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं इमेज की थोड़ी सी और डिटेल में, जैसे कि दो तरह की इमेज होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज, मतलब ऐसी इमेज जिसको कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमारी रियल इमेज होती है। बट कुछ ऐसी इमेज होती है जिसको कि हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है, जो कि हमें मिरर में दिखती है। जो मिरर में हमारी दिखती है ना, वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। लेकिन जो लेंस के थ्रू दिखती है हमको, या फिर मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, तो वो हमारी स्क्रीन पे जो दिखती हैं वो हमारी रियल इमेज होती है, ठीक है। जैसे कि इसको रीड आउट कर लो थोड़ा सा। द इमेजेस फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज, यानी कि जो जब थिएटर में आप जाते हो, मूवी थिएटर में, थिएटर के पर्दे पे जो इमेज दिख रही होती है, दैट इमेज इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज। अ रियल इमेज इज़ फॉर्म व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, यानी कि मान लो इमेज कैसे बनेगी, जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और मान लो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकल के आई और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकल के आई और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गए यहाँ पे, तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन होती है तो इसको हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। बट वर्चुअल का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वर्चुअल में क्या होता है कि वर्चुअल में आपका जैसे ये वाला केस दिख रहा होगा आपको, फिगर नंबर 13, ठीक है, फिगर नंबर 13 आपको दिख रहा होगा। वर्चुअल में क्या हो रहा है कि ये देखो, एक्चुअली में ये लाइट ऐसे गई और रिफ्लेक्ट करके इधर आ गई, लाइट ऐसे आई रिफ्लेक्ट करके इधर आ गई, ठीक है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो कभी ये मीट करेगी क्या, दूर चलती जाती है, ये दूर चली जा रही है, दूर दूर होती जा रही है एक दूसरे से। तो इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं इसको करना, ये जो डॉटेड से मैं पीछे इसको बना रहा हूँ, तो डॉटेड वाला हमको पीछे इंटरसेक्ट करता दिखेगा कहीं यहाँ पे, तो ये हमारा बनाता है वर्चुअल इमेज। तो जब डॉटेड वाली आपकी रे ऑफ लाइट मीट करती हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, और जब आपकी रियल वाली जो सॉलिड लाइन होती है लाइट वो मीट करती है तो रियल इमेज बनती है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। A real image can be formed on a screen because light rays actually pass through a real image. Real images can be formed by a concave mirror, convex lens, ठीक है। तो आगे हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर नहीं क्लियर हो हम बार बार इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जो कि शीशे वाला, ठीक है, जब आप शीशे में देख रहे होगे। द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक तरीके का इल्यूजन होता है, बस क्या होता है, एक तरीके का इल्यूजन, छलावा। तो अभी तक जो आप अपना शीशे में चेहरा देखते आ रहे हो वो एक्चुअली में एक छलावा है, इल्यूजन है, ठीक है। अ वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर टू मीट, तो इसको हम प्रोड्यूस बैकवर्ड, देखो अभी जो हमने किया था, बट डू नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअली में तो वो दूर जाते होते हैं, लेकिन हम पीछे उसको बैकवर्ड अपने कॉपी पे बना करके उसको हम अपीयर टू मीट बना देते हैं, जिसके कारण वर्चुअल इमेज बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते किसी, ठीक है। अगर आप सोचो कि वर्चुअल इमेज हम किसी पर्दे पे दिखा दे तो ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये बहुत लंबी हो रही है तो बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज, मतलब इमेज कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनती है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिर लेटर वर्जन पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, और उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर टू स्टडी हार्ड, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने,
आसपास देख करके समझ सकते हो। फिज़िक्स हमारे चारों तरफ है, आप चलते भी हो फिज़िक्स की वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अभी तक मुझे काम करके दे दो, जिन्होंने नहीं दिया है उनको इंटरनल में मैं मार्क्स 0 दूंगा, साफ साफ, ठीक है। ओके देन, सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।